हमारे देखने वाले सभी एस्टीम दर्शकों को मेरा प्रणाम। पाकिस्तान और टेररिज्म, इनका चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान टेररिज्म के बिना नहीं रह सकता और टेररिज्म पाकिस्तान के बिना पनप नहीं सकता। आज हम बात करेंगे दो आधे पाकिस्तानियों की, जो कि टेररिज्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और आज उनमें से एक को अमेरिका ने एक्स्ट्रेडिशन के लिए मान लिया है हिंदुस्तान के। हम इनके दोनों के बारे में जानते हैं कि ये दोनों हैं कौन, क्या करते हैं और दोनों का आपस में संबंध क्या है, कैसे ये दोनों अल्टीमेटली इंडिया से रिलेटेड हो गए। पहले हम बात करते हैं एक पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर, उसका नाम है तहावुर हुसैन राना। ये भाई साहब 1961 में पैदा हुए हैं पाकिस्तान में चिंचामंटी में, और ये मिलिट्री में पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर थे। एज कैप्टन थे ये, उनको भगाया गया पाकिस्तान से। इनकी वाइफ भी डॉक्टर थी। अब बताइए, इतने पढ़े लिखे आदमी हो के इनका संबंध किससे था, किसके मेंबर थे ये? लश्कर ए तैयबा के। और इन पे इल्जाम क्या है कि इन्होंने जो रिचर्ड हेडली है उसका सपोर्ट किया, उसकी हेल्प की। इंडिया में जो 2008 में मुंबई अटैक हुए थे, उसमें निर्दोष लोगों की जान लेने वाला डॉक्टर अगर कोई आतंकवादी होता तो मैं मान भी सकता था कि ये उनका काम है, उनका धंधा है। लेकिन एक डॉक्टर ये काम करे तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का हर हर आदमी एक छोटा सा टाइम बॉम्ब बन गया है। इनको और रिचर्ड हेडली को, दोनों को 2009 में ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, शिकागो पे इनको पकड़ा गया, उनका इंट्रोगेशन हुआ। और दो केसेस में, एक केसेस तो मुंबई अटैक और दूसरा जो था वो कोपेंगम में, डेनमार्क में, जो डेनिश न्यूज़पेपर था जेलियस पोस्टन, उस पे अटैक किया था। इन दोनों के बारे में इनसे पूछताछ हुई और इनके बहुत बड़े गहरे संबंध निकले आईएसआई से, लश्कर ए तैयबा से। अब देखिए, इसका मतलब लश्कर ए तैयबा और आईएसआई दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो हैं, जो बाद में ये चले गए कनाडा। कनाडा में इनका जो रोल था, ये मुंबई अटैक में बार बार इन्होंने करना शुरू किया, जिसमें कि 166 लोग मर गए थे। एफबीआई ने इनको अरेस्ट किया टेरर अटैक के अगेंस्ट में, और 2011 में यूएस के कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया और इनको 14 साल की सजा मिली। और ये दोनों केस थे, डेनिश न्यूज़पेपर वाला और मुंबई अटैक वाला। अच्छा, 2019 में इंडिया ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि राणा को एक्स्ट्राडाइट किया जाए 6 साल के बाद। इतना क्यों किया मुझे पता नहीं, इतना टाइम क्यों लगा, 2019 में क्यों हुआ। 2023 में यूएस कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था एक्स्ट्राडिशन, और लेकिन राणा ने फाइल किया रिव्यू पिटीशन। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको डिनाई किया और इनका एक्स्ट्राडिशन का एक तरीके से वे पास किया। और यूएस गवर्नमेंट में ये बोला कि यू विल टेक द फाइनल डिसीजन, एंड नाउ ट्रंप गवर्नमेंट हैज टेकन फाइनल डिसीजन कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। मैं एक बात यहां पे ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि जब ये पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करेंगे, और यहां इसका बड़ा अच्छा खासा इमिग्रेशन का बिजनेस भी है, इसके ऑफिसेस थे शिकागो में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, और उसका काम यही था, ओटावा में रहता था।
लेकिन इसका जो काम था वो था लश्कर तैयबा को पूरी पूरी इनपुट्स देना। और जब ये बॉम्बे में आके रुका था ताज पैलेस में बॉम्बे में, तो भी इसने रेकी की और रेकी करके पूरी इंफॉर्मेशन इसने लश्कर तैयबा को दी। और ये मुंबई अटैक के जस्ट पहले था। और ये मैं गाली नहीं देना चाहता, और ये कहता क्या है कि मैं तो वहां रिक्रूटमेंट के लिए गया था। रिक्रूटमेंट में कोई जाता है तो जाके ताज पैलेस में रहता है क्या? लश्कर तैयबा का आदमी। और ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चला कि ये आदमी एसोसिएटेड है लश्कर तैयबा से और ये इंडिया में आके रह रहा है, क्योंकि ये तो इसकी तो एक्टिविटी पहले से ही थी। 2013 में ही इसको 14 साल की सजा मिली थी। कमाल है। और उसके बाद राणा की फैमिली ये बोलती है कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, उसका भाई बोलता है इसकी गलती नहीं है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मुंबई का अटैक ये एक दिन की कहानी नहीं थी। बहुत रेकियां की गई हैं। और मैं बताऊं, अब जबकि इसका एक्स्ट्रेडिशन पक्का हो गया है और ये इंडिया, अब ये हमारा जो एमईए है ये बात कर रहा है यूएस अथॉरिटी से कि किस दिन इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। अब परतें खुलेंगी, आईएसआई की परतें खुलेंगी ओपनली। ठीक है, ये बहुत एजेड है और हो सकता है कि इसकी इंफॉर्मेशन अब पाकिस्तान ये बोले कि भाई प्रेशराइज करके दी गई है। बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड जो यूएस में है, जो इसका कन्फेशन यूएस में है, वो तो अवेलेबल होगा ना। जब ये आएगा तो साथ में पूरा डॉक्यूमेंट भी तो आएगा। और जब इसके डॉक्यूमेंट हम इंडिया के डॉक्यूमेंट के साथ मिलाएंगे तो उसमें हजारों चीजें मिलेंगी और फिर इंडिया ले जाएगा इस चीज को क्रिमिनल कोर्ट में। और अब दोस्तों, मुझसे ये बात लिखवा के ले लो कि अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अभी तो ये शुरुआत है। और ट्रंप ने ये बोला कि इज ए वेरी डेंजरस मैन जिसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं इंडिया को। और आगे के लिए भी उन्होंने बोला कि जितने भी लोग हैं जो यूएस की धरती पे रह रहे हैं और जो अगेंस्ट इंडिया काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान से। अब बात करेंगे किस चीज के लिए? उनको अरेस्ट करने के लिए या एक्स्ट्राडाइट करने के लिए? ये अभी पता चलेगा जब इंडिया यूएस अथॉरिटी को सबूत देगा, बताएगा कि ये लोग कौन हैं, ये क्या कर रहे हैं। पन्नू जैसे लोग, अरे पन्नू अकेला थोड़ी ना हो, ऐसे कम से कम 100 लोग तो होंगे वहां पे। और ऐसे 100 लोग ऐसे भी होंगे जो कि कश्मीर के कॉज के लिए बैठे होंगे। और जिनमें से एक गुलाम नबी फवी। आपने, जब मोदी अभी 2 दिन पहले यूएस में थे तो आपने देखा होगा कि बाहर ये आपके खालिस्तानी के कुछ लोग एंटी मोदी आप वहां पे झंडे लहरा रहे थे और बात कर रहे थे, ये आपने सबने देखा होगा। उनके बीच में सैयद गुलाम नबी फई भी खड़ा हुआ था। ये नालायक का बच्चा कौन है पता है? 75 साल की उम्र है, अभी तो कुछ सही काम कर लेते आदमी। ये है कश्मीर ओरिजिन का जमायती इस्लामी का एक्टिविस्ट। और इसने फाउंड किया था ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल। और ये लॉबी करता है कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप की। और किसकी करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और 2011 में यूएस के गवर्नमेंट ने कहा है दैट ही वॉज ए फ्रंट ग्रुप फॉर पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई।
और ये आदमी पीएचडी है मास कम्युनिकेशन में, और इसके रिकॉर्ड यूएस में भी क्रिमिनल है। कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड द यूएस बाय वायोलेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको एफबीआई ने 2011 में अरेस्ट किया था, इसी केस में, अनरजिस्टर्ड फॉरेन एजेंट के केस में, जो कि इसने पाकिस्तान की आईएसआई से मिले हुए 3.5 मिलियन डॉलर्स को कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में लगाया था। और इसका अरेस्ट तब हुआ जबकि ये आपका पाकिस्तान और यूएसए के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, और ये उस वक्त की बात है जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था। इससे एक बात तो और क्लियर होती है दोस्तों कि यूएस को एक एक चीज का आइडिया है कि कब कौन कहां क्या कर रहा है पाकिस्तान में। इसके पहले इनको समझ में नहीं आया इसको अरेस्ट करने का। जब ओसामा बिन लादेन का केस हुआ उसके बाद किया गया, और उस वक्त ही जो यूएस की हिलैरी क्लिंटन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी इंडिया की विजिट में आई थी 2011 में। अच्छा, ये भाई साहब हमारे, ये कौन है? ये है कश्मीरी आपका जो एक्सट्रीमिस्ट, जितने भी कश्मीर एक्सट्रीमिस्ट सेल है उसका ये सपोर्ट करते हैं विद आईएसआई। ये क्या कर रहे थे, खालिस्तान के वहां पे जो ग्रुप था उसमें ये क्या कर रहे थे? इसका मतलब है दोस्तों कि इनका संबंध है आईएसआई से। इससे क्या निकलता है कि आईएसआई का संबंध है आपका खालिस्तान से। जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसमें पूरा आईएसआई का हाथ है। ये इससे हेंस प्रूव्ड हो जाता है। अब ये दोनों लोग अब अपनी खैर मनाए, क्योंकि इनकी तो दोनों की उम्र तो लगभग खत्म होने ही वाली है, लेकिन इनके जैसे बहुत होंगे जो यूएस में, इवन कनाडा में, इवन और भी कुछ कंट्रीज में होंगे। उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपना परसों की जो स्पीच है उसमें बोला है ये है आतंकवाद, रेक्स इस्लामिक आतंकवाद। उसने वर्ड बोला है ये रेसिस्ट इस्लामी आतंकवाद। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन जब ये पढ़े लिखे लोग इस काम में लगे हुए हैं तो नॉर्मल लोगों का मैं क्या बोलूं, वो किस हद तक जा सकते हैं। और मुझे तो ये लगने लगा है कि एक जब पाकिस्तानी ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो भी वो आतंकवाद की तरफ ही जा रहा है आज ही दिन। और एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं आईएसआई से, आप खालिस्तान मूवमेंट का बहुत साथ देते हैं। 1947 में जब रॉयट्स हुए थे तो मुसलमानों को मारा किसने था? एक बात सोच के देखिए, ज्यादातर 90% जो रॉयट्स हुए थे वो मुसलमान और सरदारों के बीच में हुए थे। बाकी तो हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत है नहीं लड़ाई करने के लिए, बेचारे सरदार ही हमारे लिए लड़ते रहे। सरदार ने ही आपको कूट कूट के मारा था, और आप हिंदुस्तान दुश्मनी में आप अपने दुश्मन से मिल गए जिसने आपको पीट पीट के मारा 47 में। अब मार मार के आपको यहां से भगाया, अब आप उसी के साथ मिलके हिंदुस्तान
से बदला लेने के लिए बैठे हैं, कश्मीर लेने बैठे हैं, ये भी एक आप कर ही लीजिए। आपकी अगर हम फाइनेंशियल कंडीशंस, एजुकेशनल स्टेटस, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, लोगों का जहन, इसके बारे में अगर बात करने लगे तो हम 3 दिन तक बात ही करते रहेंगे। आपका अंत निश्चित है। ऐसे लोगों को अपने साथ रखकर आपने अपने डेड वारंट पे साइन कर दिए हैं पाकिस्तानियों, डेड वारंट पे साइन किए हैं, और दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा आपको ऊपर नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर एक सब्जी गली हुई है, सड़ी हुई है, वो कभी खाने में अच्छी लग ही नहीं सकती है, चाहे उसमें कितने अच्छे मसाले डाल दो। आपका भी यही हाल है। आपका आपका जो स्टफ है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे और फाई और तफस्सुर राना की तरह, वो गल गए हैं। और गले हुए लोगों से कभी समाज नहीं बनता, और समाज बनता है तो आतंकवादी ही पैदा होते हैं। इस बात का अब ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब इंडिया वो इंडिया नहीं है क्योंकि आप सोच रहे थे। अब वक्त बदल चुका है और अब आपका दिन भी बहुत जल्दी आएगा। अगर सुधर जाओ तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो हिंदुस्तान खड़ा है आपको सुधारने के लिए, और सुधार के अब रहेगा, क्योंकि अब हमारे अंदर ये ताकत है कि हम आपको सुधार सकते हैं। एक बार और अटैक करके देखो, एक आदमी को मार के देखो आप, और ये प्रूफ हो जाए कि आईएसआई इसमें हाथ है, आधा पाकिस्तान ना खत्म हो जाए, तो मैं अपना नाम चेंज कर लो दोस्त, ये बात करके भी देखो। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो भाई F-35 भी आ रहे हैं। चलो, ये तो मजाक की बात हो गई, इसे मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा कि वाई F-35। चलो, और दोस्तों फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स आपके जो होते हैं, वैसे मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिव कमेंट्स भी और नेगेटिव कमेंट्स भी। नेगेटिव कमेंट में पता चलता है कि हम क्या कमी कर रहे हैं, क्या लैक है हमारे अंदर, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और अच्छे कमेंट में हमको पता है कि हाँ, ये चीज़ हम अच्छी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।